नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आइए सक्षमता परीक्षा और बीएसएस टेट यानी कि विशेष विद्यालय शिक्षक परीक्षा के लिए और विशेषकर सक्षमता परीक्षा के लिए जो सिलेबस है, सक्षमता परीक्षा के लिए जो सिलेबस है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में वो भी सिलेबस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और लगभग कुछ ऐसा ही रहेगा। उसमें बाल विकास शिक्षा शास्त्र एक चैप्टर होगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित आज जो पहला चैप्टर है, बालक के विकास किस तरीके से होता है उसका सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत किन बिंदुओं पर हमें चर्चा करना है। जो सबसे ये चैप्टर का नाम है उसको कहते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यानी कि बालक का विकास और जो शिक्षा का शास्त्र है उसमें कैसे जुड़ा है, कैसे संबंध है। उसके साथ साथ इसको अंग्रेजी में कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, अंग्रेजी भी जानना बहुत जरूरी है, जमाना अंग्रेजी का है। आइए, बालक की वृद्धि कैसे होती है तो इसको मुख्य रूप से हम लोग समझेंगे। बालक की वृद्धि दो तरीके से होता है, एक आयु के अनुसार और दूसरा शिक्षा अधिगमन के अनुसार। बालक का विकास दो तरीके से, एक आयु के अनुसार, जैसे जैसे गर्भ से बाहर आने के बाद, मां के कोख से जन्म लेने के बाद जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ते जाता है वैसे वैसे बालक सीखते चला जाता है। और दूसरा उसका शिक्षा अधिगमन, कहने का तात्पर्य यह है कि जो सीखेगा, जो अपने समाज में, घर में, स्कूल में जैसे जैसे उसकी शिक्षा बढ़ती जाती है, जो जो चीज सीखेगा वही उसके काम आता है। तो आप देख लिए कि बालक की वृद्धि जो होती है वो दो तरीके से होती है, एक आयु के अनुसार और एक शिक्षा अधिगमन के अनुसार। तो आयु के अनुसार जो वृद्धि होती है उसमें शारीरिक वृद्धि भी शामिल है। इसमें आप मात्रात्मक विधि भी कह सकते हैं। मात्रात्मक विधि में क्या होता है, जैसे शरीर की लंबाई, किसी व्यक्ति की लंबाई, बालक की लंबाई, बालक का वजन, ये सब आप मात्रात्मक विकास में रख सकते हैं। जबकि गुणात्मक में जो मानसिक विकास होता है उस पर हम लोग उसको अभिवृद्धि कहते हैं। विकास जो है वो अलग तरीके से है और मानसिक विकास, शारीरिक विकास, दोनों विकास से संबंधित होते हैं। तो आइए आप देखिए कि इस संबंध में एक बहुत बड़े विद्वान रूसो ने कहा था, क्या कहा था रूसो ने, कि बालकों में तर्क का विकास तब तक नहीं होता है जब तक कि वो 12 वर्ष के नहीं हो जाते हैं। अब इसका क्या तात्पर्य निकलता है? बहुत बड़े विद्वान थे रूसो। रूसो इतने बड़े विद्वान थे, यहाँ पे नाम मैं लिखा हुआ हूं, जिन्होंने बाल विकास शिक्षा शास्त्र और अध्ययन अध्यापन के लिए बहुत सारे काम किए। उन्हीं का कथन था कि बालकों में 12 वर्ष से पहले तर्क शक्ति का विकास नहीं होता है, यानी कि उनको कोई भी ऐसे शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए जिसमें तर्क की आवश्यकता हो। तो बच्चों को 12 वर्ष से पहले क्या करवाना चाहिए? तो 12 वर्ष से पहले ये धारणा बनी हुई थी पहले के जमाने में कि 12 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको आप चीजों को अधिक से अधिक कंठस्थ कराइए, जैसे टेबल, काउंटिंग, बैक काउंटिंग, इसके साथ साथ एलिमेंट्स के नेम, उसके नंबर, बहुत सारी चीजें हैं, स्पेलिंग, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखने के लिए उनके वर्णमालाओं को, तो ये सब चीजें कंठस्थ करवाई जाती थी 12 वर्ष से पहले। ये पहले की शिक्षा में धारणा थी, लेकिन आज के समय में बिल्कुल बदल चुका है और ऐसा लोग नहीं मानते हैं। और लोग मानते हैं कि बच्चा 8 साल का भी है तो तर्क दे सकता है, 6 साल का भी है तो तर्क दे सकता है। ये निर्भर करता है उसका सामाजिक वातावरण, उस कैसे माहौल में रहता है, इन सब चीजों पर निर्भर करता है। तो बालकों में 12 वर्ष से पहले तर्क शक्ति का विकास नहीं हो पाता। यह कथन आपसे एग्जाम में जैसे ही सक्षमता परीक्षा में पूछेगा कि किसने कहा था कि बालकों में तर्क शक्ति का विकास 12 साल से पहले नहीं होता है, तो आपने फट से जवाब देना है कि वो महान विद्वान रूसो थे। इसको 10 बार रट जाइए, 20 बार रट जाइए, कॉपी में लिख लीजिए, एकदम याद हो जाएगा। 2-4 व्यक्तियों से, अपने शिक्षक भाइयों से चर्चा कर लीजिए, एकदम याद हो जाएगा। तो आधुनिक सिद्धांत जो है वो रूसो के बात को अस्वीकृत कर देता है कि नहीं, बालकों में तर्क शक्ति पहले विकसित हो जाता है, 12 वर्ष से पहले भी विकसित हो जाता है।
अब बालक का विकास जो है किन चरणों में होता है उसको हम लोग देखेंगे। गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक, यानी कि जन्म लेने से मरण तक कोई भी बालक निरंतर विकास करता है। जन्म लिया और विकास करना शुरू, और तब तक उसकी अभिवृद्धि होती रहती है जब तक कि वह मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लेता है। यानी कि जन्म से मृत्यु तक के बीच केवल निरंतर विकास, प्रतिदिन विकास ही होता है। तो उसमें हम मुख्य रूप से 4-5 भागों में, 6 भागों में बांटते हैं। शैशवावस्था 0 से 5 साल, यानी कि जन्म लेने से 5 साल या 6 साल तक की अवस्था को शैशवावस्था बोला जाता है। उसके बाद बाल्यावस्था 6 वर्ष से 10 वर्ष की आयु। बाल्यावस्था में भी आप बहुत सारी चीजों को देखते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। शैशवावस्था में भी बच्चों में आप सब ऑब्जर्व करते हैं, इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की चीज नहीं है। आप घर पे कोई भी बालक देखे हैं उससे आप विश्लेषण कर लीजिए। किशोरावस्था 11-12 साल की उम्र से लेकर 14 साल, 15 साल, 18 साल तक की उम्र, 19 जिसमें टीन लगे, 13, 14, 15, 19, ये टीन एजर्स होते हैं, किशोरावस्था होते हैं 18 वर्ष तक। युवावस्था जो है वो 18 से 40 वर्ष तक की अवस्था को युवावस्था बोलते हैं। प्रौढ़ावस्था 40 से 60 साल के बीच तक की अवस्था को हम लोग प्रौढ़ावस्था बोलते हैं, और 60 साल के ऊपर की जो अवस्था होती है उसको वृद्धावस्था बोलते हैं। तो यह हुआ बालक का विकास। तो बालक का विकास यही 6 चरणों में होता है, और इसी 6 चरण में किसी भी बालक का जीवन शुरू होकर के समाप्त हो जाता है। बालक कहने से आप ये न समझेंगे कि ये सिर्फ लड़कों के बारे में कहा जा रहा है, ये बालिकाओं के बारे में भी कहा जाता है। बालक का तात्पर्य लड़का लड़की दोनों से है। अब इसमें कुछ सिद्धांत है कि बालक विकास का सिद्धांत क्या है, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही सिंपल है और 5 है, बहुत आसानी से आप लोग समझ लीजिएगा। दिमाग कान सब खोल के रखिए। देखिए, क्रमिक विकास का सिद्धांत है। क्रमिक विकास का सिद्धांत ये मानता है कि बच्चों के शरीर का अलग अलग विकास होता है। कभी छाती का विकास हो गया, कभी नाक, कभी मुंह, कभी हाथ, कभी पैर, लेकिन इसको जो है आधुनिक समय में नकार दिया गया है और क्रमिक सिद्धांत को अब नहीं मानते हैं। अब ज्यादा लोग मानते हैं सम विकास का सिद्धांत, यानी कि शारीरिक भी विकास होता है और धीरे मानसिक विकास भी होता है। शरीर के सभी अंगों का विकास होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है शरीर के उनका भी विकास होता है, और मानसिक विकास भी होता है, व्यवहारिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, संवेदनात्मक विकास भी होता है, हर तरह का विकास होता है। ये सम विकास का सिद्धांत ये एक साथ चलते रहता है। सम विकास का सिद्धांत यही मानता है। तीसरा है मस्तकोन्मुखी सिद्धांत। आप जानते हैं कि गर्भ में भी सबसे पहले सिर आकार लेता है, बहुत बड़ा। तो ये जो है सिर से शुरू हो करके नीचे की ओर, पहले सिर, उसके बाद छाती, उसके बाद हृदय, उसके बाद फेफड़ा, उसके बाद स्टमक, उसके बाद थाइज, उसके बाद जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो, और उसके साथ जो पैर, लेग्स वगैरह होते हैं वो। ये कहता है मस्तकोन्मुखी सिद्धांत, यानी कि सिर से लेके पैर की ओर अग्रसर होने वाले विकास को मस्तकोन्मुखी सिद्धांत कहते हैं। और सामान्य से विशेष की ओर सिद्धांत क्या होता है कि पहले बच्चों को सामान्य जो है अंगों का विकास होता है, उसके बाद फिर विशेष अंगों का सिद्धांत होता है। निकट से दूर का सिद्धांत क्या है, तो निकट से दूर का सिद्धांत में यही चीज है कि स्नायु मंडल का पहले विकास होता है और उसके बाद नीचे। स्नायु मंडल का मतलब है कि जहां पे हमारा मस्तिष्क होता है, जो हमारा जहां से हम लोग की चेतना जागृत होती है, उसे स्नायु मंडल कहते हैं। सिंपल समझिए कि भी यही कहता है कि दिमाग से लेकर के उसके नीचे पैर इत्यादि का विकास होता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, और इसके में अभी बहुत सारे चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।